हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की स्टडी करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, भारतेंदु युग और द्विवेद युग, इन सब की स्टडी करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन यहाँ से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। पहला क्वेश्चन है हमारा, पद्य विकास के चारों युगों के नाम उनके समय सहित लिखिए। तो सबसे पहला है भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900 तक। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। द्विवेद युग, सन 1900 से 1920 तक। इनको आपको केयरफुल तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव या फिर 2 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते हैं। छायावाद या फिर शुक्ल युग, सन 1920 से 1945 तक। छायावादोत्तर युग या फिर शुक्लोत्तर युग, सन 1945 से अब तक। देखिए, इन चीज़ों पर आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 मार्क्स का जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पद्य विकास के चारों युगों के नाम उनके समय सहित लिखिए। भारतेंदु युग सन 1900 तक चला, 1850 से लेकर। द्विवेद युग सन 1900 से लेकर 1920 तक चला। छायावाद या फिर शुक्ल युग सन 1920 से 1945 तक चला। छायावादोत्तर युग या फिर शुक्लोत्तर युग सन 1945 से अब तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, विशेषताओं की जगह पर आपको प्रवृत्तियां लिखने भी आ सकती हैं, तो आपको वहां भी विशेषताएं लिखना है। तो रीतिकाल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है श्रृंगार वर्णन। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता रही है या प्रमुखता रही है। रीतिकाल में जो श्रृंगार रस का वर्णन है, उसके जो दोनों भेद होते हैं, संयोग और वियोग, दोनों की प्रमुखता रही है। दूसरा पॉइंट है हमारा, आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित। अधिकतर इस समय के कवि दरबारी कवि थे। यह कवि राजाओं की रुचि या राजाओं की पसंद के अनुसार कविताएं लिखते थे। तो आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित इस समय की कविताएं हुआ करती थीं। उसके बाद वीर रस। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रमुखता से उपयोग हुआ है, परंतु कुछ कवि हुए जैसे कि भूषण जी, बिहारी जी, इन कवियों ने वीर रस में भी कविताएं लिखी हैं रीतिकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भक्ति, नीति, प्रकृति का चित्रण। तो इस काल की कविताओं में भक्ति भावना, नीतिपरक उपदेश, प्रकृति चित्रण की प्रमुखता रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कलात्मकता। इस काल के काव्य में कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक शैली को अपनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, लक्षण ग्रंथों की रचना। इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। तो देखिए, रीतिकाल की विशेषताएं हम फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट है हमारा श्रृंगार वर्णन। दूसरा है आश्रयदाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित। थर्ड पॉइंट है हमारा वीर रस। फोर्थ है भक्ति, नीति, प्रकृति का चित्रण। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कलात्मकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्षण ग्रंथों की रचना। तो ये विशेषताएं हैं। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है या कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छायावाद को परिभाषित कीजिए और विशेषताएं लिखिए। देखिए, यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि छायावाद को परिभाषित कीजिए या फिर विशेषताएं लिखिए। दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं, आपको केयरफुल रहना है। तो परिभाषा है हमारी, प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिकता का भाव ही छायावाद है। प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिकता का भाव ही छायावाद है। उसके बाद कुछ कवियों ने छायावाद की परिभाषा दी है। तो डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या कहलाता है? छायावाद कहलाता है। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तभी छायावाद कहलाता है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा में, वहाँ हमारा छायावाद होता है। उसके बाद हम विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले विशेषता है, छायावादी काव्य में रहस्य चिंतन की प्रधानता है। इसमें संवेदनशीलता का आधिक्य और उत्कृष्ट प्रेम की अनुभूति है। प्रकृति में मानवीकरण का आरोप है। देखिए, सबसे पहले हम छायावाद की परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिकता का भाव ही छायावाद कहलाता है। उसके बाद कुछ कवियों ने छायावाद की परिभाषा दी।
तो सबसे पहले थे नगेंद्र जी, उन्होंने कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो वह छायावाद होता है। उसके बाद विशेषताएं, पहली, छायावादी काव्य में रहस्य चिंतन की प्रधानता है। इसमें संवेदनशीलता का आधिक्य और उत्कृष्ट प्रेम की अनुभूति है। प्रकृति में मानवीकरण का आरोप है। उसके बाद भाषा संस्कृति के तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है, जिसमें माधुर्य और कोमलता का प्राचुर्य है। आप नॉर्मल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद छायावाद में आध्यात्मिकता भाव विकसित हुआ है। तो ये विशेषताएं हो गई हमारी। उसके बाद प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, देख ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि छायावादी कवि और उनकी रचनाएं लिखिए, या फिर यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद श्री जयशंकर प्रसाद जी पहले कवि थी, उन्होंने लिखी लहर, कामायनी, झरना, आंसू, तो ये उनकी रचनाएं हो गई। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने लिखा वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते। महादेवी वर्मा, रश्मि, नीरजा, निहार। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा रेणुका, होकार, रसबंती, कुरुक्षेत्र। सबसे पहले हमने छायावाद की परिभाषा समझी, उसके बाद विशेषताएं, और फिर छायावादी कवि और उनकी रचनाएं देखनी। आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स लेते चलें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रहस्यवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। रहस्यवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए और रहस्यवादी कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, रीतिकाल और छायावाद में अंतर लिखिए, तो आप रीतिकाल के कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, उसके बाद छायावाद के कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, दोनों के कवियों के नाम लिख दीजिए और उनकी रचनाएं लिख दीजिए, तो आपको वहाँ से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद पहला है रहस्यवाद की विशेषताओं में पहला पॉइंट है हमारा अद्वैतवाद की मान्यता, वासना रहित प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति के कोमलतम स्वरूप का चित्रण, प्रतीकात्मक काव्य शैली का प्रयोग, बिंबों का प्रयोग। तो ये हमारी रहस्यवादी काव्य की विशेषताएं हो गई। सबसे पहली है अद्वैतवाद की मान्यता, वासना रहित प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति के कोमलतम रूप का चित्रण, प्रतीकात्मक काव्य शैली का प्रयोग, बिंबों का प्रयोग। उसके बाद हम रहस्यवादी कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने लिखी अंजलि। उसके बाद महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं निहार और रश्मि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी रचनाएं गीतिका। और जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने लिखी आंसू, लहर। उसके बाद कबीर दास जी हैं, इन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखी। तो ये रहस्यवादी कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं और कवियों के नाम और उनकी रचना लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए और कवियों के नाम लिखिए। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद विशेषताएं देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है प्रयोगवादी काव्य में भाषा और शिल्प का नया प्रयोग हुआ है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, बंगला तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रयोगवाद जो कविता हैं उनमें भाषा और शिल्प का नया प्रयोग हुआ है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। कविताएं लंबी हैं इस काव्य की। प्रयोगवादी काव्य में कुंठाओं तथा वासनाओं को चित्रित किया गया है। प्रयोगवादी काव्य में बौद्धिकता की प्रधानता है। काव्य में प्रतीक, रूपक तथा उपमान के संदर्भ में सर्वथा नए प्रयोग किए गए हैं। तो ये हमारी विशेषताएं हो गई। सबसे पहला है कि जो प्रयोगवादी काव्य है उसकी भाषा नई भाषा है, यानी कि उसमें अंग्रेजी, उर्दू, बंगला ये सभी भाषाओं का भी मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। दूसरे काव्यों में ऐसा नहीं होता है। कविताएं लंबी हैं इस काव्य की। प्रयोगवादी काव्य में कुंठाओं तथा वासनाओं को चित्रित किया गया है। प्रयोगवादी काव्य में बौद्धिकता की प्रधानता है। काव्य में प्रतीक, रूपक तथा उपमान के संदर्भ में सर्वथा नए प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा निराशावाद की प्रधानता के कारण मन में निराशा भर जाती है। तो ये हमारे विशेषताएं हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया गया है। अब हम देख लेते हैं कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहला हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनकी रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, एक सूनी नाव और नरेश मेहता जी ने लिखी संशय की रात। तो ये हमारी कवि और उनकी रचनाएं हो गई। आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स
ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्रगतिवाद की विशेषताएं, कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। देखिए विशेषताओं की जगह पर एक प्रवृत्तियां शब्द भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वहाँ भी आपको विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहला शोषितों से सहानुभूति, दूसरा है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, तीसरा पॉइंट है नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़, फोर्थ पॉइंट है हमारा ईश्वर के प्रति अनास्था, फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रतीकों का प्रयोग, और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर बल। तो प्रगतिवाद की काव्य की विशेषता देख लेते हैं हम। सबसे पहले विशेषता है शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया है, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़ है, ईश्वर के प्रति अनास्था है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर बल दिया गया है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है, सहज और सरल अभिव्यक्ति इस काल के काव्य में देखने को मिलती है। कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले नागार्जुन जी, इन्होंने युगधारा लिखी। केदारनाथ अग्रवाल जी युग की गंगा, शिवमंगल सिंह सुमन हिल्लोल, त्रिलोचन ने लिखी धरती। तो ये कवि और उनकी रचनाएं हो गई। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा नई कविता की विशेषताएं, कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो सबसे पहले विशेषताएं, पहली है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना है। इस काल के काव्य में ऐसा रचनाएं लिखी गई हैं जहाँ पर जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। कुंठा मृत्युबोध, इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है, नए बिंबों की खोज की गई है। तो नई कविता की ये विशेषताएं हमारी, सबसे पहले लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना है, कुंठा मृत्युबोध, इनका मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है, नए बिंबों की खोज की गई है। उसके बाद व्यंग प्रधान रचनाएं, आधुनिकता की अभिव्यक्ति। उसके बाद हम देख लेते हैं कवि और उनकी रचनाएं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इस काल के कवि, इनकी रचनाएं सन्नाटा, गीत फरोश। कुंवर नारायण जी हैं, इनकी रचनाएं चक्रव्यूह और आमने सामने। दुष्यंत कुमार हैं, सूर का स्वागत, आवाज़ों के घेरे। नरेश मेहता जी हैं, बना फंकी सुनो और उत्सव। तो ये हमारे कवि और उनकी रचनाएं हो गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो विशेषताएं हमारी, अशिक्षा, गरीबी, अत्याचार से मुक्ति की कामना, देश प्रेम और राष्ट्रीयता को बढ़ावा, नारी के प्रति सहानुभूति, समाज सुधार के प्रयास, मनोरम प्रकृति चित्रण। देखिए द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो हम विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली है हमारी अशिक्षा, गरीबी, अत्याचार से मुक्ति की कामना, देश प्रेम और राष्ट्रीयता को बढ़ावा, नारी के प्रति सहानुभूति, समाज सुधार के प्रयास, मनोरम प्रकृति चित्रण। उसके बाद नैतिकता एवं आदर्शवाद लाने का प्रयास किया गया है, सरस सुबोध खड़ी बोली में काव्य रचना की गई है द्विवेदी युग में। उसके बाद कवि और उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, बेदेही वनवास। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, काव्य मंजूषा और सुमन। मैथिली शरण गुप्त हैं, पंचवटी और साकेत। माखन लाल चतुर्वेदी, समर्पण, हिम किरीटनी। तो हमने विशेषताएं देख ली द्विवेदी युग की। उसके बाद कवि और उनकी रचनाएं देख ली। अब हम आ जाते हैं भारतेंदु युग पर। तो भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं, कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो सबसे पहले हम विशेषताएं देखेंगे। तो विशेषताएं हमारी, समाज सुधार का भाव, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, ब्रजभाषा का प्रयोग, श्रृंगार वर्णन, स्वदेश प्रेम। तो ये हमारी भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं हो गई। पहली कौन सी है? समाज सुधार का भाव, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, ब्रजभाषा का प्रयोग, श्रृंगार वर्णन, स्वदेश प्रेम। अब हम देख लेते हैं कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो प्रेम सरोवर, वेणु नीति। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इन्होंने प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास लिखी है। अंबिका दत्त व्यास जी हैं, इन्होंने भारत धर्म पावस पजासा लिखा है। राधा चरण गोस्वामी हैं, इन्होंने नव भक्तमाल लिखा है। तो यहाँ तक हमारे जो हमारी सारे काव्य हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। तो वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाए चंपू काव्य कहलाता है। देखिए गद्य और पद्य जहाँ मिक्स कर दिया जाए, खिचड़ी बना दी जाए गद्य और पद्य की, तो वो हमारा चंपू काव्य होता है। इस काव्य का प्रचलन हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में अधिक था। देखिए हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में इस काव्य का प्रचलन ज़्यादा था। हिंदी का प्रसिद्ध चंपू काव्य मैथिली शरण गुप्त रचित सिद्धराज है। देखिए ये भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है
सिद्धराज है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो देखिए चंपू काव्य क्या होता है, चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य और पद्य मिक्स कर दीजिए आप, तो वो हमारा चंपू काव्य बन जाएगा। वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप से प्रयोग किया जाए चंपू काव्य कहलाता है। और हिंदी की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में इसका अधिक प्रचलन था। हिंदी का प्रसिद्ध चंपू काव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जिसका नाम सिद्धराज है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपको बहुत केयरफुल तरीके से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हिंदी साहित्य की फुटकर रचनाएं जो अपने आप में स्वतंत्र प्रकार की हैं, उनमें किसी प्रकार छंद योजना, बिंब योजना एवं प्रतीक योजना संबंधी व्याकरण नियम लागू नहीं होते हैं, मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। देखिए हिंदी काव्य की फुटकर रचनाएं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, यानी कि उनका दूसरी रचनाओं से कोई संबंध नहीं होता है, उनमें किसी प्रकार की छंद योजना, बिंब योजना एवं प्रतीक योजना संबंधी व्याकरण नियम लागू नहीं होते, मुक्तक काल की श्रेणी में आता है। जैसे कबीर, रहीम, तुलसी आदि कवियों के दोहे। तो उदाहरण हम देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दूसरा दोहा लिखा जाएगा। तो दूसरे दोहे में पहले दोहे से कोई संबंध नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे, दोनों के मतलब अलग अलग निकलेंगे। तो इस तरीके के जो काव्य होते हैं वो हमारे मुक्तक काव्य कहलाते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब, कबीरदास जी ने इसको लिखा है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो देखिए मुक्तक काव्य होता क्या है, मुक्तक काव्य बेसिकली हिंदी साहित्य की फुटकर रचनाएं जो अपने आप में स्वतंत्र प्रकार की होती हैं। देखिए दोहे इसके एग्जाम्पल होते हैं। पहला दोहा आपने लिखा उसका अलग अर्थ निकलेगा, दूसरा दोहा आपने लिखा उसका अलग अर्थ निकलेगा। यानी कि जब आप दूसरा दोहा लिखोगे तो उससे पहले का कोई मतलब नहीं रहेगा, पहले से दूसरे का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं जो फुटकर लिखी जाती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वो हमारी मुक्तक काव्य कहलाती हैं। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रहीमदास जी ने जो दोहे लिखे हैं, कबीरदास जी ने 2 दोहे लिखे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।